प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर संचालित होने वाली ऑनलाइन क्लास में। आप ये ऑनलाइन क्लास गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास बीएससी पार्ट सेकेंड सब्जेक्ट बॉटनी, जिसका पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो इस पेपर से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पॉलिनेशन या परागण कहते हैं हम। परागण से रिलेटेड कई टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। 2 टाइप्स पाया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इसके पश्चात हमने एडेप्शंस पढ़े थे इसके अंदर कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या एडेप्शंस होने चाहिए और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या होने चाहिए थे। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, और ये मैकेनिज्म जो प्रोसेस जो चल रही थी वो विशेष प्रकार के क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ही पढ़ रहे हैं हम। क्या क्या पढ़ा था कि इस क्रॉस पॉलिनेशन में जो एजेंसीज होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे विंड होती है, वाटर होता है, इंसेक्ट होते हैं, अदर एनिमल्स लाइक बर्ड्स है, बैट्स है, या फिर अन्य प्रकार के हो सकते हैं। तो इसमें वायु के द्वारा जिन पादपों में परागण होता है, जल के द्वारा होता है, प्राणियों के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, तो उसके लिए उन पुष्पों में, फ्लावर में, उसके पॉलन ग्रेन में या फिर उसकी स्ट्रक्चर में, फ्लावर की स्ट्रक्चर में विशेष प्रकार के करैक्टर पाए जाते हैं, जैसे उसका कलर, उसमें पाई जाने वाली स्मेल, एक सुगंध, उसमें उपस्थित होने वाले मकरंद ग्लैंड या उसमें मकरंद या अन्य प्रकार की संरचना, जिसके फलस्वरूप एक पर्टिकुलर फ्लावर में या तो एनेमोफिली होते हैं, वायु द्वारा होने वाला परागण को एनेमोफिली कहते हैं, जल द्वारा होने वाला परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं, इंसेक्ट के द्वारा होने वाले परागण या पॉलिनेशन को हम एंटेमोफिली कहते हैं। तो एनीमोफिली में होना क्या चाहिए था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, पुष्प छोटे होते हैं, अनाकर्षक होते हैं, अनएट्रैक्टिव प्रकार के होते हैं, कलर्ड होते ही नहीं, आवश्यकता नहीं। तो क्या इसकी अतिरिक्त भी कुछ पादपों में जैसे वायु परागण होता है, लेकिन ये करैक्टर सामान्य तौर पर नहीं पाया जाता, तो उसमें वायु परागण के लिए, उनमें जल परागण के लिए, उनमें कीट परागण के लिए विशेष प्रकार की प्रोसेस पाई जाती है, और उसी को हम मैकेनिज्म के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन फॉर एंटेमोफिली है। कीट परागण में विशेष कीट परागण जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे कैलोट्रोपिस में होने वाले विशेष परागण को, साल्विया में होने वाले विशेष परागण को, और गार्डन पी या उद्यान मटर में होने वाले विशिष्ट परागण की प्रक्रिया को। तो आज के हम इस टॉपिक में केवल कैलोट्रोपिस में पाए जाने वाले स्पेशल मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें अलग अलग डिस्कस करने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि इनमें होता तो है इंसेक्ट के द्वारा, एंटेमोफिली है, लेकिन इन फ्लावर की स्ट्रक्चर में अंतर होने के कारण या उसकी स्पेशल प्रकार के स्ट्रक्चर होने के कारण विशिष्ट कीट परागण की प्रक्रिया पाई जाती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम आज के अपने इस टॉपिक कैलोट्रोपिस में इंसेक्ट द्वारा होने वाले पॉलिनेशन के लिए। फ्लावर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। कैलोट्रोपिस, जिसको हिंदी में आँख या मदार कहते हैं, ये फैमिली एस्क्लेपिडेसी का मेंबर है। जिसकी फैमिली कौन सी हुई? एस्क्लेपिडेसी। मूल रूप से ये क्लास मोनोकोटिलिडीनी का प्लांट है। जब पॉलिनेशन के बारे में बात करनी है तो हम क्यों सीधा सा फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं।
प्लांट कैसा होता है, इसकी लीफ कैसी होती है, इत्यादि के बारे में, इसकी मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। तो इसका मूल रूप से फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, अर्थात इसमें दोनों प्रकार के जनन संरचना, मेल जनन संरचना, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, स्टेमन होता है, हिंदी में उसको हम पुंकेसर कहते हैं। और फीमेल कौन से होती है, पिस्टिल होती है, स्त्री केसर होती है, इसको कार्पल भी कहते हैं। तो पिस्टिल पाए जाते हैं। दोनों ही पाए जाने के कारण ये फ्लावर कैसा हुआ, बाइसेक्सुअल हुआ। आग का फ्लावर आपने सामान्य रूप से देखे होंगे। अब इसमें विशिष्ट परागण की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि इसके पॉलन ग्रेन डायरेक्ट परागकोश से स्फुटित डिहेंस होने के बाद में स्प्रेड नहीं होते, बल्कि एक थैलीनुमा संरचना के अंतर्गत बंधे हुए होते हैं, जिसको पॉलिनियम कहते हैं। पॉलिनियम की स्ट्रक्चर अभी अपन देखेंगे। और इसके अतिरिक्त इसकी वर्तिकाग्र पर भी विशेष आवरण का निर्माण होता है, जिसको गाइनोस्टेजियम कहते हैं। ये संरचना होती क्या है, इन संरचनाओं के कारण ही आँख में एक विशिष्ट परागण पाया जाता है, जो कीट के द्वारा होता है। तो होता क्या, इसमें आँख के फ्लावर के ऊपर एक पंचकोणीय स्ट्रक्चर दिखाई देती है। कैसी संरचना दिखाई देगी, पंचकोणीय, ठीक इस प्रकार की स्ट्रक्चर। अब ये पंचकोणीय संरचना मूल रूप से पॉलेंसे के आपस में जुड़ने के फलस्वरूप बनी हुई है। तो इसमें इस प्रकार से लोब्स पाए जाते हैं। बना हुआ कैसे होता है, एक पुंकेसर जिसके परागकोश के दो पालियाँ, एक पाली इधर और एक पाली इधर, ठीक इसी प्रकार की एक पाली इस तरफ और एक तरफ इस तरफ, एक पंचकोणीय स्ट्रक्चर बनी होती है। और इस पंचकोणीय स्ट्रक्चर के ऊपरी भाग पर यहाँ पर पूरी एक पतली झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। इसके अंदर है क्या, इसके अंदर दो स्टिग्मा है। क्या है, दोनों की स्टाइल होती है वो अलग अलग है, और दोनों की ओवेरी है वो अलग है। तो पर्थका अंडपी प्रकार का अंडाशय इसके अंदर पाया जाता है। पर्थका अंडपी कार्पल अंडप पाया जाता है। दोनों की वर्तिका अलग है, वर्तिकाग्र अलग है, और अंडप अलग अलग है, अंडाशय अलग अलग है। तो इन वर्तिकाग्र के ऊपर एक पंचकोणीय आवरण पाया जाता है। इस संरचना को नाम देते हैं गाइनोस्टेजियम। क्या कहेंगे, गाइनोस्टेजियम पर, क्योंकि इस स्टिग्मा के ऊपर एक झिल्लीनुमा संरचना आवरण पाया जाता है। इसलिए सामान्य प्रोसेस के द्वारा कोई पॉलन ग्रेन इस वर्तिकाग्र के ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि एक बड़ा सा पंचकोणीय आवरण पाया जाता है। जब तक ये आवरण टूटेगा नहीं, तब तक पॉलिनेशन होने की संभावना नहीं होती। अब सेकंड बात, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो इनमें इस पंचकोणीय संरचना के किनारों पर पॉलिनियम या ट्रांसलेटर के रूप में पाए जाते हैं। ट्रांसलेटर की संरचना कैसी होगी, तो ट्रांसलेटर में दो बड़े पिंड पाए जाते हैं। इन पिंडों में पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। इन पिंडों को नाम देते हैं पॉलिनिया। दोनों पॉलिनिया अलग अलग स्वतंत्र एक संरचनाओं के द्वारा एकल संरचना से जुड़ा होता है। ये संरचना, जिस संरचना से पॉलिनियम जुड़े होते हैं उसको कॉर्डिकल कहते हैं, और दोनों कॉर्डिकल एकल संरचना से जुड़े होते हैं उसको कार्पोस्कुलम कहते हैं। कार्पोस्कुलम, कॉर्डिकल और पॉलिनियम सहित संपूर्ण संरचना को क्या नाम देते हैं, ट्रांसलेटर कहते हैं। तो इस ट्रांसलेटर की एक पॉलिनिया इस गाइनोस्टेजियम जैसी संरचना जो पाई जाती है उसकी एक पाली में, और दूसरी पाली होती है वो दूसरे कोने पर स्थिर होती है। तो पॉलिनियम कहाँ है, इन दोनों के बीच वाले भाग से। यहाँ पर एक काले रंग की एक संरचना निकली हुई होती है, इसको हम नाम देते हैं कॉर्डोस्कुलम। तो कॉर्डोस्कुलम की सहायता से इन झिरी के मध्य ये फंसे हुए होते हैं। तो ये तो हुई इसके फ्लावर की संरचना। इसके अतिरिक्त कीटों को आकर्षित करने के लिए इसमें स्पेशल प्रकार के विशिष्ट रंग और मास्टर संरचना के रूप में कोरोला पाए जाते हैं। कोरोला के साथ में इस गाइनोस्टेजियम से आधारीय भाग की ओर निकली हुई एक विशेष प्रकार की हुकनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस प्रकार की जो 5 कोण पे 5 हो जाती है, इनको
कोरोना कहते हैं। क्या नाम देंगे? कोरोना। अब फ्लावर हालांकि बाइसेक्सुअल है, लेकिन फिर भी इनमें जनन संरचनाओं के परिपक्व होने के आधार पर या परिपक्व काल अलग अलग होता है। मूल रूप से फ्लावर है वो प्रोटोएंड्रस कहलाता है। प्रोटोएंड्रस, एंड्रस मूल रूप से एंड्रोसियम से रिलेटेड है। प्रोटो का मतलब पहले। बाइसेक्सुअल फ्लावर होने का स्टेमन भी पाए जाते हैं और पिस्टल भी पाए जाता है। तो पहले क्या परिपक्व होंगे इसमें? स्टेमन। पुंकेसर पहले परिपक्व होते हैं और स्त्री केसर उसके बाद में परिपक्व होते हैं। पुंकेसर के पहले परिपक्व होने के कारण इस अवस्था को प्रोटोएंड्रस कहते हैं। तो कैलोट्रोपिस का फ्लावर कैसा हुआ? प्रोटोएंड्रस, अर्थात पॉलिनियम पहले परिपक्व होते हैं, इसके बाद में वर्तिकाग्र या स्त्री केसर परिपक्व होते हैं। फ्लावर की संरचना के बाद में अब इसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया कैसे होगी? पॉलिनेशन के दौरान जैसे ही इस पार्श्वपालियम उपस्थित ट्रांसलेटर, जिसमें परागकण पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं, उस समय कोई कीट मकरंद लेने के लिए जैसे ही इस आग के फ्लावर पे आता है तो सबसे पहले कहाँ बैठता है? वो बैठेगा इस गाइनोस्टेजियम पर। और गाइनोस्टेजियम पर बैठ करके अपनी प्रोबिस के द्वारा ये मकरंद का अवशोषण करता है। मकरंद भी ठीक इस प्रकार से, या मकरंद ग्रंथियाँ इस प्रकार से स्थित होती है फ्लावर में कि कीट मकरंद लेने के लिए जब भी फ्लावर पे आता है तो सीधा कहाँ पे बैठे? गाइनोस्टेजियम पे बैठे। तो गाइनोस्टेजियम यहाँ पर प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। जैसे ही गाइनोस्टेजियम पे बैठेगा तो अचानक उसकी कोई एक पैर टांग इस झिरी-नुमा संरचना पंचकोणीय या गाइनोस्टेजियम के कोणों पर जाकर फंस जाती है। और जैसे ही कोई टांग इसके अंदर फंसेगी तो इसकी कॉर्पोस्कुलम होती है, तो इसकी आर्थ्रोपोडा होने के कारण इसकी टांगें होती हैं वो जोड़ों में होती है। इसके ऊपर इस प्रकार के टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो जैसे ही कोई इसका पैर इस गाइनोस्टेजियम के कोण के अंतर्गत फंसेगा, उसी दौरान इसके ट्रांसलेटर का कार्पोस्कुलम इसमें फंस जाता है। इसमें फंस गया? कीट के पैर में। और फंसने के बाद में कीट जैसे ही उड़ना प्रारंभ होगा तो अपनी टांगों को ऊपरी की ओर उठाएगा। तब उसके साथ साथ में पॉलिनियम या ट्रांसलेटर भी बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार की दो थैलीनुमा संरचना कीट के पैर में फंस करके बाहर निकल जाती है। अब कीट की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि गाइनोस्टेजियम की इस पंचकोणीय संरचना के बीच में फंसे हुए इन ट्रांसलेटर को बाहर निकालने के लिए विशेष प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, विशेष वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर उनको बाहर निकालने का कार्य किसने किया? इस कीट ने किया। अब जैसे ये कोई कीट इन ट्रांसलेटर को लेकर के ऐसे फ्लावर पे जाके बैठेगा जिसमें स्त्री केसर परिपक्व हो चुकी है, तो स्त्री केसर परिपक्व होते ही गाइनोस्टेजियम की ऊपरी झिल्ली होती है वो शुष्क हो जाती है। और जैसे ही कोई कीट इसके ऊपर जाकर के बैठेगा, तुरंत प्रभाव से कीट के भार के कारण ये झिरी-नुमा परत फट जाती है। फटते ही इसके आंतरिक भाग में स्थित दोनों वर्तिकाग्र नग्न हो जाते हैं और इसी दौरान इस कीट के पैर में फंसे हुए ये पॉलिनियम यहाँ पर मुक्त हो जाते हैं। पॉलिनियम की थैलीनुमा संरचना के फटने के कारण सभी परागकण एक साथ में इन वर्तिकाग्र के ऊपरी भाग पर मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अब इस इंसेक्ट पॉलिनेशन में इंसेक्ट का रोल क्या हुआ? तो पहला रोल क्या है कि इंसेक्ट के कारण ही ट्रांसलेटर बाहर निकले
और बाहर निकल करके कहाँ तक पहुँचे, प्रतिकाग्र तक, स्टिग्मा तक पहुँचे। और सेकंड नंबर, इस इंसेक्ट के कारण ही गाइनोस्टिजियम के ऊपरी क्षेत्र पर पाई जाने वाली पतली झिल्लीनुमा संरचना फटी, जिसके फलस्वरूप पॉलिनेशन में आसानी होती है। ट्रांसलेटर की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है कि ये बिना किसी कीट के आसानी से पंचकोणीय संरचना या गाइनोस्टिजियम से बाहर नहीं निकल सकते। इनको बाहर निकालने के लिए कीट की आवश्यकता होती है, कीट की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से एक सामान्य से दिखने वाले पुष्प में एक कीट के द्वारा विशेष प्रकार से परागण की क्रिया या पॉलिनेशन संपन्न हो जाता है। सामान्य तौर पर एस्क्लेपिडियेसी फैमिली के अतिरिक्त किसी अन्य प्लांट के फ्लावर में पॉलन ग्रेन पॉलिनियम के रूप में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए आक या कैलोट्रोपिस में होने वाले इस पॉलिनेशन को विशेष पॉलिनेशन के नाम से पढ़ा जाता है। आज के इस टॉपिक में डिस्कस किया कैलोट्रोपिस में होने वाले स्पेशल टाइप्स के इंसेक्ट पॉलिनेशन मैकेनिज्म को। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम साल्विया में होने वाले इंसेक्ट पॉलिनेशन की मैकेनिज्म के बारे में। थैंक यू।